हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी 10th का दोस्तों चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं। दोस्तों आप भाई बहनों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, जिनका 9 to 10 दोस्तों, 11 to 12 और 6 to 8 दोस्तों, और 1 to 5, मतलब सभी भाई से यही गुजारिश है कि ज्योग्राफी का ये एनसीईआरटी है दोस्तों 10th का दोस्तों। तो इससे क्वेश्चन हर हाल में बनेगा ही बनेगा दोस्तों, जान लीजिएगा। जो ऑप्शनल होंगे ज्योग्राफी का, उनका 40 क्वेश्चन 9 to 10 से ही क्वेश्चन उठाया गया था दोस्तों, 6 to 8 में भी और 9 10 में भी उठाया जाएगा दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो बहुत पछताइएगा बाद में दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 है, प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों। खनिज संपदा, जो जहाँ कौन खनिज कहाँ मिलता है, कहाँ पाया गया सबसे पहले और सबसे अधिक मात्रा में, उसी के ऊपर आज का चैप्टर है दोस्तों। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को मिस नहीं कीजिएगा। इस चैप्टर को आप 1 से 2 बार या 3 बार, जितना बार हो सके आपको देख के हम याद कर जाइए दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए खनिज और संसाधन दोस्तों, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, चैप्टर नंबर 5 है। एक चैप्टर या 2 चैप्टर और आपका बचा होगा, उसके बाद कंप्लीट करा दिया गया पूरा 9 और 2 10th का एनसीईआरटी दोस्तों। जो भाई बहन नहीं देखेंगे वो जाइए प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप वीडियो को रिवीजन करते रहिए। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हेवन अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया था दोस्तों। हेवन जो था, एक लड़का था हेवन, वो अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया था, और वह लोगों को घरों जैसी अजीब चीज़ों में जाते देखता था। वह लोगों को घरों जैसी, मतलब खरान में दोस्तों, घरों जैसी अजीब चीज़ों में जाते देखता था जो सड़क पर चलती है। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखा। रसोई को दोस्तों, रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है, पिताजी हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसे कि उसने गुवाहाटी में देखा दोस्तों। उसके पिता ने बताया, यह घर नहीं है, ये बस और गाड़ियां हैं दोस्तों, गाड़ियां हैं बेटा। हमारे घरों की तरह ईंटों व पत्थरों से नहीं बनी है। इन्हें बनाने में लोहा, एल्युमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। ये अपने आप नहीं चलते, ये इंजन द्वारा चालित होते हैं। बाप बता रहा बेटा को दोस्तों, और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग थोड़ा पेन को चेंज कर लेते हैं दोस्तों। पहले आज हरा से स्टार्ट करते हैं। मियाज सबका हरियर रहेगा दोस्तों, सबका होली का टाइम है दोस्तों, इसलिए आप सभी का मियाज भी हरा रहेगा। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातुओं से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती है, चलिए देखते हैं। आपने पढ़ा है कि भूपट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है दोस्तों। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती है दोस्तों। धातु जो है दोस्तों, उपयुक्त शोधन के करके ही धातुएं पृथ्वी के भीतर से निकाली जाती, धरती के नीचे से निकाली जा रही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं दोस्तों। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि दोस्तों, सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन, सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के संसाधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं दोस्तों, यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। और मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट और त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का ही प्रयोग किया करते हैं दोस्तों।
धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, खनिज व दंतमंजन से एक उज्जवल मुस्कान। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका बीपीएससी 2.0, 1.0 और 3.0 में दोस्तों 6 to 8 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, यही लाइन से दोस्तों। इसलिए आप इस एनसीईआरटी को मिस नहीं कीजिएगा, लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। आप भाई बहनों से गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए और अपने साथियों के बीच भी चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दंतमंजन आपके दांत साफ करते हैं। दंतमंजन जो है आपके दांत को साफ करते हैं। अब कुछ अपकर्षण खनिज, कुछ जो है अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। स्वच्छता में मतलब सफाई करने में मदद करते हैं दोस्तों। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है। फ्लोराइड जो है दोस्तों दांतों को गलने से रोकता है। फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंतमंजन टिटेनियम ऑक्साइड, कौन सा दोस्तों? टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं, जो कि रूटाइल और इल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त है दोस्तों। VBI है पॉइंट दोस्तों, यहाँ याद रखिएगा। VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग सबको आगाह कर रहे हैं कि आप लोग अभी से ही जाग जाइए, नहीं तो फिर एग्जाम में आप गलत करके आइएगा 100% दोस्तों। फिर से इस लाइन को दोहराते हैं दोस्तों, देखिए। चलिए पूरा स्लाइडों को दोहरा देंगे पूरा फिर से दोस्तों, पहले एक बार पूरा पढ़ लीजिए। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अभ्रक है दोस्तों, यहाँ से पूछा गया है सवाल दोस्तों। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं, चमक जो दांत चमकता है दोस्तों, उनका कारण अभ्रक है। टूथब्रश व पेस्ट ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। और अब यह बताएं कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं। चलिए इस बॉक्स पूरा फिर से दोहराते हैं दोस्तों। दंतमंजन आपके दांत साफ करते हैं और कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड, विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलाने से रोकता है। फ्लोराइड जो है दोस्तों दांतों को गलने से रोकता है और फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंतमंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि रूटाइल और इल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अभ्रक है। कुछ दंतमंजन जो है चमक जो प्रदान करता है दांतों में दोस्तों, उनका कारण क्या है? अभ्रक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये आप लोग भूलिएगा नहीं, बार बार पूछता है ये वर्ड दोस्तों। टूथब्रश व पेस्ट में ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। टूथब्रश व पेस्ट जो होता है वो किससे बना होता है साथियों? तो ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब यह बताएं कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, जरा ध्यान से सोचें व बताएं कि रोशनी देने वाली बल्ब में कितने खनिज प्रयुक्त होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। तो सभी जो सजीव वस्तु होते हैं उनको खनिजों की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थ का उपयोग करने में असमर्थ होंगे दोस्तों। फिर से लाइन को दोहराते हैं दोस्तों, स्टार लगा लीजिए, VBI है।
खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती है। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोजन पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। जरा ध्यान से सोचें व बताएं तथा भोज्य पदार्थों पर अंकित पोषक तत्वों को इकट्ठा करें दोस्तों। चलिए खनिज क्या है देखते हैं। खनिज क्या है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप है। क्या है दोस्तों? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज जो है एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान स्वरूप तत्व है दोस्तों, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्राकृतिक में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित हैं दोस्तों। खनिज इतने विविध क्यों हैं? ये भी देखते हैं क्यों है इतने विविध दोस्तों। आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानों जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। 2000 से अधिक खनिज की पहचान की जा चुकी है दोस्तों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिज की बहुतायत है दोस्तों। लेकिन क्या बोला गया? अधिकतर चट्टानों में कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, एक खनिज विशेष जो है निश्चित तत्वों का योग है। उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग और कठोरता, चमक, घनत्व और विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं दोस्तों। तो देखिए, भूगोलविदों व भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन दोस्तों। भूगोलविद तथा स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों के निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु व खनिजों के भौतिक और रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी भी रखते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे पॉइंट पे देखते हैं। सामान्य व वाणिज्य व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। कि जाते हैं हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है और खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इसके निर्माण व संरचना पर निर्भर है दोस्तों। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य सेल समूह को समझना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों, जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। खनिज प्रायः निम्न सेलों समूहों से प्राप्त होते हैं। देखिए क में देखिए, आग्नेय तथा कायांतित चट्टानों में खनिज दरारों, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों जोड़ों, भ्रंशों व विदरों में मिलते हैं। छोटे जमाव शिराओं के रूप में और बृहत जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं और ऊपर आते हुए ये ठंडे
होकर जम जाते हैं। मुख्यतः धात्विक खनिज जैसे जस्ता हो गया साथियों, तांबा हो गया, जिंक हो गया, सीसा आदि इसी तरह सिराओं व जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं दोस्तों। अनेक खनिज अपसादी चट्टानों, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, अनेक खनिज जो हैं अपसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लोह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक है दोस्तों। चलिए हम लोग पहले इस बॉक्स को देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो देखिए खनिजों का वर्गीकरण, खनिज, धात्विक खनिज इधर है दोस्तों, फिर बीच में आपका अधात्विक है, फिर ऊर्जा संसाधन है दोस्तों। इसको दिमाग में फिट कीजिएगा दोस्तों, बार बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है, VVI है दोस्तों। लोह धातु देखिए दोस्तों, जैसे लोहे हो गया, लोहे का अंश हो, जैसे लोहा, अयस्क, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, ये सब आपका लोह धातु के अंतर्गत आता है दोस्तों। किसके अंतर्गत? लोह धातु के अंतर्गत दोस्तों। फिर से एक बार देखिए, लोहा हो गया, लोहा का अंश हो, जैसे लोहा है, अयस्क है, मैग्नीज है, निकेल है, कोबाल्ट है। और अलोह धातु दोस्तों देखिए, अलोह जैसे तांबा हो गया, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये सब आपका अलोह धातु के अंतर्गत आता है दोस्तों। बहुमूल्य खनिज दोस्तों, बहुमूल्य खनिज जो है जैसे आपका हो गया सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि दोस्तों, ये सब बहुमूल्य खनिज के अंतर्गत आता है। और धात्विक खनिज में दोस्तों जैसे देखिए, अभ्रक आपका अधात्विक खनिज है, नमक भी आपका अधात्विक खनिज है, पोटाश दोस्तों हो गया आपका, सल्फर हो गया, ये सब अधात्विक खनिज का होता है। चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, बलुआ पत्थर दोस्तों, ये सब आपका अधात्विक खनिज है दोस्तों। फिर से देखिए, अभ्रक है, नमक है, पोटाश है, सल्फर है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, बलुआ पत्थर दोस्तों, ये सब अधात्विक खनिज है। खनिज देखिए, ऊर्जा खनिज दोस्तों आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम दोस्तों तथा प्राकृतिक गैस, ये तीनों जो हैं ऊर्जा तीनों जो हैं दोस्तों, ये ऊर्जा खनिज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं दोस्तों। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोस्तों, ये ऊर्जा खनिज के तथ्य हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए खनिजों की उपलब्धता दोस्तों, खनिज कहाँ पाए जाते हैं। चलिए, सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अपसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटाश, नमक व सोडियम सम्मिलित है दोस्तों। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। गौ नंबर देखिए दोस्तों, खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है दोस्तों। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि जो है धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है दोस्तों। देखिए, पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। ये निक्षेप जो है प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इसमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं दोस्तों। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम प्रमुख है दोस्तों। देखिए, पहाड़ियों के आधार तथा घाटी
पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं, जिसे ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इसमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम प्रमुख है दोस्तों। फिर आगे देखिए दोस्तों, महासागरीय तल, महासागरीय है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इसकी आर्थिक सार्थकता कम है दोस्तों। फिर भी सामान्य नमक जैसे मैग्नीशियम हो गया तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर जो समुद्री जल से ही प्रग्रहित होते हैं दोस्तों। महासागरीय तली भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी है दोस्तों। फिर से देखिए, महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्रग्रहित होते हैं। महासागरीय तली में मैग्नीज ग्रंथिकाओं धनी है दोस्तों। एक रोचक तथ्य देखिए, रेट हॉल दोस्तों, खनन। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला और लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेट हॉल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया दोस्तों, और सलाह दी कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। जरा ध्यान से सोचें और बताएं कि एक खुली खदान ओपन पिट माइन उत्खनन एक सेप्ट युक्त भूमिगत खदान में क्या अंतर है? उत्खनन व एक सेप्ट युक्त भूमिगत खदान में क्या अंतर है दोस्तों? चलिए देखते हैं हम लोग। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इनका वितरण असमान है दोस्तों। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार सिंचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिम और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलहटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं दोस्तों। अधिकांश जो खनिज हैं वो तेल निक्षेप में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय सेल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलोह खनिज पाए जाते हैं। उत्तर भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। मतलब वहाँ खनिज नहीं पाया जाता है उत्तर भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान में दोस्तों। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना और प्रक्रियाओं और समय के कारण है दोस्तों। आइए अब हम भारत के कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीववैता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। लौह खनिज देखिए,
लोह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास में मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात भी करता है दोस्तों। लो एक्स देखिए, लो एक्स जो है आयरन और लो एक्स एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है दोस्तों। भारत में लो एक्स के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लो एक्स में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लो अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है दोस्तों। मैग्नेटाइट जो है दोस्तों, VBI यहाँ पे है दोस्तों, याद रखिए। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लो अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। हेमाटाइट जो है दोस्तों, हेमाटाइट ये भी इंपॉर्टेंट है, VBI है दोस्तों। सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लो अयस्क है दोस्तों। सर्वाधिक महत्वपूर्ण लो अयस्क जो है, महत्वपूर्ण औद्योगिक लो अयस्क आपका हेमाटाइट है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है दोस्तों। किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। वर्ष 2018-19 में लो अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन का 97% उड़ीसा, आपका छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड से प्राप्त हुआ है दोस्तों। शेष उत्पादन 3% अन्य राज्यों में हुआ था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कन्नड़ भाषा में कुंदरे शब्द का अर्थ क्या होता है? घोड़ा दोस्तों। और कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुंह से मिलती जुलती है दोस्तों। बेलाडीला की पहाड़ियां बैल के डील हम्प से मिलती जुलती है जिसके कारण इसका यह नाम पड़ा दोस्तों। देखिए ये खान है दोस्तों लो अयस्क का। लो अयस्क खदान देखिए किस तरह होता है दोस्तों। आप लोग अच्छा से देखिए, 1-2 सेकंड 5 सेकंड दोस्तों, इस तरह से यहाँ से लोहा निकाला जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग भारत में लो अयस्क की पेटियां देखते हैं। उड़ीसा झारखंड की पेटी पहले देखिए दोस्तों। पॉइंट फर्स्ट है उड़ीसा झारखंड की पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमाटाइट किस्म का लोहा अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है दोस्तों। इसी से सन्निध झारखंड के सिबुम जिले में गुआ तथा नुआ मंडी से हेमाटाइट अयस्क खनन किया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार फिर से सब रिपीट करते हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है फैक्ट दोस्तों। उड़ीसा और झारखंड पेटी जो है, उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमाटाइट किस्म का लो अयस्क और मयूरभंज व केंद्रझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। केंद्रझर जो है जिला है दोस्तों। इसी से सन्निध मतलब लो अयस्क से सन्निध दोस्तों झारखंड के सिबुम जिले में गुआ तथा नुआ मंडी से हेमाटाइट अयस्क भी खनन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी दोस्तों। दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी, यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमाटाइट पाया जाता है दोस्तों, जिसमें इस गुणवत्ता के लोह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक
गुण विद्यमान है दोस्तों। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापत्तनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग फिर से बस्तर को रिपीट करते हैं क्योंकि ये सब पॉइंट रिपीट करना ही जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपको सवाल बनेगा और आप गलती कीजिए। कम से कम 2 बार तो रिपीट कर देंगे, जो 2 बार आप सुन लीजिएगा। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी देखिए दोस्तों। दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर पेटी, यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमाटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं और इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इस खाद्यान्नों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बलारी और चित्रदुर्ग। बलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरू पेटी। फिर से देखिए, बलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरू पेटी, कर्नाटक। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहद राशि संचित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। है दोस्तों, कर्नाटक के पश्चिमी घाट, कर्नाटक में पश्चिम घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाई है दोस्तों। 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार की सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क करदम रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है दोस्तों। लौह अयस्क जो है करदम रूप में, मतलब घोल रूप में दोस्तों, पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी देखिए दोस्तों। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका क्षमता से दोहन किया जा सकता है। इसका जो है क्षमता से दोहन किया जाता है। मारवा गोवा पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है दोस्तों। मैग्नीज देखिए, मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किग्रा मैग्नीज की आवश्यकता होती है दोस्तों। 1 टन अगर हम इस्पात बनाएंगे तो बनाने के लिए लगभग हमें 10 किग्रा मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में किया जाता है दोस्तों। मैग्नीज की जो आवश्यकता होती है किस किस चीज़ में दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में किया जाता है दोस्तों मैग्नीज का। चलिए हम आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए दोस्तों 10% लोहा का मैग्नीज है दोस्तों। मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का अंश 18-19 के आगे देखिए। महाराष्ट्र में मैग्नीज का उत्पादन 27% दोस्तों। ये आपका महाराष्ट्र का एरिया है। फिर उड़ीसा में देखिए आपका मैग्नीज 16% है दोस्तों। कर्नाटक में आपका 12%, अन्य 2% है दोस्तों। और मध्य प्रदेश में आपका मैग्नीज 33% उत्पादन भंडार है दोस्तों। चलिए, भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों। यहाँ इस लाइन को पकड़िएगा, उत्पादक दोस्तों। उत्पादक राज्य अभी वर्तमान में भारत में कौन सा ज़्यादा है दोस्तों? मैग्नीज का उड़ीसा है। वर्ष 2000 से 1 में देश में कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों। खनिज ऊर्जा उत्पादन, खनिज और ऊर्जा संसाधन चैप्टर है दोस्तों। आप लोग इसको 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, तभी आपके दिमाग में फिट बैठेगा दोस्तों। भारत है दोस्तों महत्वपूर्ण खनिज है। देखिए लोग यहाँ से देखते हैं, लौह अयस्क क्षेत्र है दोस्तों। लौह अयस्क खाने, जो लाल वाला सिंबल है दोस्तों, सभी लौह अयस्क खान है। देखिए कहाँ कहाँ है हम लोग देख लेते हैं। चिकमंगलूर है दोस्तों, तामकुरू है, चित्रदुर्ग है, बेलारी है और केंद्रमुख है दोस्तों। ये सब में लोह की खाने हैं। फिर यहाँ देखिए, फिर आपका मोर्मुगुआ आपके पास मोर्मुगुआ में है दोस्तों लोह की खान। फिर रत्नागिरी में भी है दोस्तों आपका लोहे की खान। फिर देखिए आपका गोवा में है, केंद्रझूर में है,
मयूरभंज में भी है लोहा की खान दोस्तों। फिर आपका कहाँ है, बिलासपुर दोस्तों, दुर्ग में दोस्तों, दुर्ग बिलासपुर में। फिर बेलाडीला में है दोस्तों, चंद्रपुर में है दोस्तों। इतने लोहे की खान है दोस्तों। और लो एक्स निर्यातक पत्तन दोस्तों, देखिए ब्लैक वाला जो डबल सिंबल है दोस्तों, ये आपका लो एक्स जो है निर्यात पत्तन है दोस्तों। देखिए कहाँ कहाँ है, ये देखिए आपका, देखिए पारादीप है दोस्तों पूर्वी साइड की तरफ। उसके बाद देखिए फिर आपका यहाँ मारमा गोवा है दोस्तों। फिर आपका कुंद्रमुख है दोस्तों, मंगलुरु के तट के पास जो है, ये भी आपका निर्यात पॉइंट है। चलिए उसके बाद मैग्नीज का उत्पादन देखिए दोस्तों, ये ट्रिपल स्टार जो लगा हुआ है, ये मैग्नीज का उत्पादन है दोस्तों। देखिए मैग्नीज का उत्पादन कहाँ कहाँ हो रहा है दोस्तों, सुंदरगढ़ है दोस्तों, सुंदरगढ़ देखिए। फिर आप देखिए बालाघाट में मैग्नीज का है, नागपुर में भी है दोस्तों। और देखिए शिव मोगमा में भी है दोस्तों। चलिए अब बॉक्साइट पे हम लोग देखते हैं। बॉक्साइट का सिंबल देखिए किस तरह, बॉक्साइट में देखिए कोरापुट है दोस्तों फर्स्ट स्थान। फिर आपका भंडारा मैकाल भी है दोस्तों। फिर आपका अमरकंटक है, कटनी भी है दोस्तों बॉक्साइट के उत्पादन में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बिलासपुर भी है दोस्तों आपका बॉक्साइट के उत्पादन में। अबरक देखिए, अबरक डबल स्टार दोस्तों आपका अबरक है। नेल्लोर अबरक में आ गया दोस्तों। फिर आपका देखिए हजारीबाग है, गया है अबरक में आ गया दोस्तों। फिर आपका अजमेर भी आया है दोस्तों, बेवर भी है। ये सब अबरक के स्थान है दोस्तों, पॉइंट है। चलिए हम लोग आगे अब चलते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों, तो जूम कर लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से सोचें और बताएं कि भारत में लो अयस्क, मैग्नीज और कोयले तथा लो अयस्क उद्योग में वितरण वाले मानचित्रों को अध्यारोपित करें, और क्या आप इनमें से कोई संबंध देखते हैं और स्पष्ट करें। चलिए हम लोग अलोह खनिज के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अलोह खनिज देखिए दोस्तों, भारत में अलोह खनिज की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है दोस्तों। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइड है, सीसा है और सोना दोस्तों आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा दोस्तों और बॉक्साइड का वितरण समझेंगे। देखिए तांबा भारत में तांबे का भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है दोस्तों। अघातवर्ध यानी मिलेटेबल तैन, मतलब अघातवर्ध तैन और ताप मतलब सोना को बोला जाता है। सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश का बालाघाट खदानों में देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है दोस्तों। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान का खेतड़ी खदाने में भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। राजस्थान की खेतड़ी जो है तांबे खदाने के लिए प्रसिद्ध है। फिर से एक बार तांबा को पढ़ा जाए दोस्तों, VVI इंपॉर्टेंट है। भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। अघातवर्ध तैन और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है दोस्तों। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये आपका तांबा की खदान है दोस्तों, थोड़ा छोटा करते हैं तो आप क्लियर आपको दिखेगा। बॉक्साइड देखिए दोस्तों, बॉक्साइड फिर देखिए, यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्युमिनियम कल्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइड से ही प्राप्त किए जाते हैं। कल्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइड से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइड निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेट से समृद्ध, व्यापक भिन्नता वाला
वाले चट्टानों से विभिन्न दोस्तों देखिए, बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्धता भी पाई जाती है, अत्यधिक घातवर्धता भी पाई जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग तांबा की बॉक्साइट की खदान देखते हैं दोस्तों। बॉक्साइट उत्पादन में राज्यों के अंश प्रतिशत में देखिए दोस्तों, देखिए बॉक्साइट सबसे ज़्यादा मात्रा में अपना उड़ीसा है दोस्तों, 65% दोस्तों। प्रतिशत के मामला में देख रहे हैं दोस्तों, देखिए झारखंड आपका 10% है बॉक्साइट दे रहा, गुजरात 9%, छत्तीसगढ़ 6%, महाराष्ट्र भी 6% हो, मध्य प्रदेश 3% हो और अन्य 1%। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो आप फिगर देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका मलाज खंड तांबा खदान है दोस्तों। मलंज खंड का तांबा खदान है, देखिए तांबा यहाँ से निकाला जा रहा है दोस्तों। ये हम लोग आगे देखते हैं। ये बॉक्साइट खदान है दोस्तों, ये आपका क्या है, बॉक्साइट खदान है दोस्तों। देखिए बॉक्साइट निकाला जा रहा है यहाँ से दोस्तों। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार यानी मैकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है दोस्तों 2018-19 के आंकड़े के हिसाब से। कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है दोस्तों। जरा ध्यान से सोचें और बताएं, भारत भौतिक मानचित्र पर बॉक्साइट की खाने चिन्हित करें। चलिए देखिए, एक रोचक तथ्य है, एल्युमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन करवाता था तथा आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसता था। आम मेहमानों को सोने व चांदी में बर्तनों में भोजन को परोसा जाता था। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्युमिनियम के बर्तन एक आम बात थी दोस्तों। चलिए देखिए, और धात्विक खनिज देखिए, अब्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्तन क्रम में पाया जाता है। अब्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्तन क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन स्पिल्ट आसानी से हो सकता है दोस्तों। ये परतें इतनी महीन हो सकती है कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती है। अब्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल और पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसकी सर्वोच्च प्रावैद्युत शक्ति ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक है दोस्तों। विंस वाहक के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अब्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है दोस्तों। अब्रक एक निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा गया हजारीबाग पेटी में अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अब्रक उत्पादक क्षेत्र में अजमेर के आसपास है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर अब्रक पेटी
अवरक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है दोस्तों। उत्पादक में देखिए अभी आपका आंध्र प्रदेश है दोस्तों, यहाँ VBI पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चट्टानी खनिज देखिए, चूना पत्थर जो है दोस्तों, चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बने चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अपसादी चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों। चूना पत्थर जो अधिकांश किस चट्टानों में पाई जाती है? अपसादी चट्टानों में दोस्तों। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लो प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है दोस्तों। लो प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। जरा ध्यान से सोचें और बताएं, मानचित्र का अध्ययन करें तथा बताएं कि छोटा नागपुर क्षेत्र खनिजों का भंडार क्यों है। चलिए, चूना पत्थर उत्पादन में राज्यों का अंश प्रतिशत उसके देखते हैं। चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जा रहा है दोस्तों? मध्य प्रदेश। सॉरी दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर प्रतिशत के मामला में अगर चूना पत्थर पाया जा रहा है तो ये आपका राजस्थान है 20% दोस्तों। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश 13% दोस्तों। उसके बाद आंध्र प्रदेश भी आपका 13%, मध्य प्रदेश MP दोनों, MP और मध्य प्रदेश दोनों बराबर है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में 11%, कर्नाटक 9% दोस्तों, तेलंगाना आपका 8%, गुजरात 7%, तमिलनाडु 6%, महाराष्ट्र 4% और अन्य 8% में सिमट गए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। खनन और घातक उद्योग। खनन को घातक उद्योग किलर इंडस्ट्री बनाने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनिमय और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है दोस्तों। देखिए, खनन के जोखिम खतरे दोस्तों। क्या आपने कभी खनिकों और आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है? फिर देखिए, खनन का खनिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं से सांस लेते हुए फेफड़ों संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतों के गिरने और सैलाब आने, जल प्लावित होना, कोयला की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के कई अस्थायी हैं दोस्तों। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत संदूषित हो जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ तथा खनिज तरल के मलबे की खत्ता लगाने से भूमि व मिट्टी का अपक्षय होता है और सरिताओं, जिसे धारा बोलते हैं, सरिताओं और नदियों का प्रदूषण बढ़ता है दोस्तों। देखिए, खनन क्षेत्रों में धूल उड़ने से वायु प्रदूषण। देखिए दोस्तों, खनन क्षेत्रों में किस तरह धूल उड़ रहा है दोस्तों, वायु प्रदूषण हो रहा है। झरिया टू सेप्टेड दोस्तों, झरिया का ये सीन है दोस्तों। देखिए, चलिए हम लोग थोड़ा जूम करते हैं और देखिए, खनिजों का संरक्षण दोस्तों। हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुपरिचित है दोस्तों। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि और सार्थक अंश है, अर्थात भूपट्टी का 1%। जिन खनिज संसाधनों का निर्माण व सांद्रण लाखों वर्षों लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में अनेक पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरणीय योग्य है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्कों के सतत उत्खनन से अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती है दोस्तों। खनिजों के उत्पादन की गहराई बढ़ने से उसकी गुणवत्ता भी घटती जाती है। आपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत
पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों का प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। दोस्तों देखिए, जरा ध्यान से सोचें और बताएं, उन पदार्थों की सूची बनाएं जहां खनिज की अपेक्षा उनके प्रतिस्थापनों का प्रयोग हो रहा है, और ये प्रतिस्थापन क्या है और कहां से प्राप्त होते हैं। तो ये देखते हैं। ऊर्जा संसाधन देखिए दोस्तों, ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी और ताप के लिए गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। साथियों, ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को हम लोग परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत साधनों में जैसे देखिए लकड़ी, उपले, कोयले और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, यानी दोनों जल विद्युत और ताप विद्युत सम्मिलित है। दोस्तों ये किसमें? परंपरागत साधनों। दोस्तों VBI है, यहाँ पे बार बार सवाल बनता है दोस्तों, कौन परंपरागत है और कौन गैर परंपरागत है, इसलिए इसको याद रखना है। लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, दोनों जल विद्युत और ताप विद्युत सम्मिलित है। दोस्तों ये देखिए, हम लोग आगे देखते हैं। गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन और ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा सम्मिलित किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है। दोस्तों उपलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद का उपभोग होता है, जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों परंपरागत ऊर्जा के स्रोत देखिए, कोयला जो है दोस्तों, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। भारत में कोयला बहुतायत में पाए जाने वाले जीवाश्म ईंधन है। दोस्तों कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन। दोस्तों यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। दोस्तों जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़ित से हुआ है। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का जो है दोस्तों, एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। लिग्नाइट का एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ अधिक
कोयला खदान एवं आंतरिक दृश्य देखिए दोस्तों किस तरह होता है। देखिए आप लोग देखे नहीं होंगे, हम भी नहीं देखे दोस्तों, आप भी देख लीजिए किस तरह फिगर होता है कोयला खदान का दोस्तों, जिसे हम लोग कोलबड़ी भी बोलते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे मैप के सहारे समझते हैं। भारत में परंपरागत ऊर्जा स्रोत देखिए दोस्तों। चलिए कोयला क्षेत्र, ये जो डॉट डॉट दिया बारिश तरह है दोस्तों, ये कोयला क्षेत्र। देखिए कहाँ कहाँ कोयला क्षेत्र, ये सब आपका कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है दोस्तों। फिर कोयला क्षेत्र काले स्थान को कोयला क्षेत्र से निरूपित किया गया था कि नवेली आपका कोयला क्षेत्र है, सिंगरौली भी है दोस्तों, कोरबा भी है, तलचर भी है दोस्तों, सिंगरौली सिंगरेनी भी है यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश में ये है, और यहाँ पे दोस्तों सिंगरौली है, ये आपका झारखंड के पास है दोस्तों सिंगरौली। बोकारो भी है दोस्तों, झरिया है, रानीगंज है दोस्तों। चलिए और इधर देखिए, इधर जंजी है दोस्तों, जंजी है, शिव सागर है, मोरेन भी है दोस्तों, मोकुम भी है दोस्तों कोयले क्षेत्र में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तेल क्षेत्र देखिए दोस्तों, तेल क्षेत्र कौन कौन है। मुंबई हाई है दोस्तों, मुंबई हाई बेसिन जिसे बोलते हैं हम लोग। कलोल है, बड़ोदरा है दोस्तों, देखिए कलोल, बड़ोदरा, हजीरा, अंकलेश्वर, झाबुआ, ये सब आपका तेल क्षेत्र है दोस्तों। विजयपुर, अंता, औरैया, जगदीशपुर, ये सब तेल का क्षेत्र है दोस्तों। शाहजहांपुर, आमला, बबराला, साहिबाबाद, इधर देखिए सोनीपत, दिल्ली, गुरुग्राम, ये सब में तेल क्षेत्र है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस दोस्तों, देखिए ये जो इंडिकेट कर रहा है मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस है दोस्तों। देखिए कहाँ कहाँ है प्राकृतिक, देखिए आपका यहाँ पे है दोस्तों एक, उसके बाद आपका प्राकृतिक गैस कहाँ है। प्राकृतिक गैस इंडिया में दोस्तों बहुत कम मात्रा में, देखिए आपका यहाँ पे है मणिपुर मिजोरम के आसपास दोस्तों, और आपका फिर इधर है राजस्थान के एरिया की तरफ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। गेल इंडिया द्वारा एक राष्ट्र और एक ग्रिड के अंतर्गत बिछाई गई क्रॉस कंट्री प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के बारे में जानकारी एकत्रित करें दोस्तों। चलिए हम लोग आगे थोड़ा जूम करते हैं, उसके बाद देखते हैं। कोयला खदान का बाह्य दृश्य देखिए दोस्तों, कोयला खदान का बड़ा दृश्य देखिए किस तरह कोयला खदान से कोयला निकाला जाता है दोस्तों, देख लीजिए। नमी युक्त होता है और लिग्नाइट के प्रमुख भंडार और तमिलनाडु के नवेली में मिलते हैं दोस्तों। लिग्नाइट के जो प्रमुख भंडार कहाँ मिलते हैं, तमिलनाडु के नवेली खान से दोस्तों। विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है दोस्तों। गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को क्या कहते हैं, बिटुमिनस कोयला दोस्तों। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है दोस्तों, वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण का कोयला है दोस्तों। एंथ्रासाइट जो है सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। भारत में कोयले दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है दोस्तों। भारत में जो है कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक देखिए आपका गोंडवाना क्रम है दोस्तों। गोंडवाना की आयु देखिए, जिसकी आयु 200 साल वर्ष से कुछ अधिक है दोस्तों, गोंडवाना का। और दूसरा देखिए टर्सरी निक्षेप है दोस्तों, दूसरा जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराना है दोस्तों। सबसे पुराना आपका टर्सरी युग है दोस्तों निक्षेप। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिमी बंगाल और झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है दोस्तों। महत्वपूर्ण कोयले क्षेत्र है और गोदावरी, महानदी और सोन और वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं दोस्तों। कहाँ कहाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण कोयले क्षेत्र में गोदावरी आपका आता है, महानदी, सोन, वर्धा नदी घाटियों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं।
चलिए हम लोग टर्सरी कोयले क्षेत्र, टर्सरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों में देखते हैं। उत्तर पूर्वी में दोस्तों मेघालय हो गया आपका, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है दोस्तों। यह स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है, यह याद रहे, स्मरण दोस्तों याद रहे, यह याद रहे कि कोयला जो है स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है, जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योगों तथा ताप विद्युत गृह उद्योग क्षेत्रों में अथवा उनके निकट ही स्थापित किया जाता है दोस्तों। पेट्रोलियम देखिए, भारत में पेट्रोलियम के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन है दोस्तों। पेट्रोलियम या खनिज तेल है दोस्तों। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन क्या है? पेट्रोलियम या खनिज तेल दोस्तों। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को संयंत्र और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है और तेल शोधन शालाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडियन बिंदु का काम करती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्सरी युग की सेल संरचनाओं के अवनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। वलन और अपनति और गुबंदों वाले प्रदेशों में यह वहाँ पाया जाता है जहाँ उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत संरंध्र चूना पत्थर बलुआ पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असंरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती है दोस्तों। पेट्रोलियम संरंध्र और असंरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। पेट्रोलियम संरंध्र और असंरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। प्राकृतिक गैस जो है दोस्तों हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा, VVI इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो भी बताया जा रहा है। भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों। भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित करें दोस्तों। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है अंकलेश्वर दोस्तों, गुजरात का। और असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है दोस्तों। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य पूछे तो असम है आपका। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुंगर रीजन, नहरकटिया और मोरन हुंगरी रीजन इस राज्य की महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों। प्राकृतिक गैस देखिए, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है। प्राकृतिक गैस जो है दोस्तों पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है। और जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तो यह मुक्त हो जाती है। इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए और उद्योगों में हीटिंग मतलब गर्मी के उद्देश्य के लिए रासायनिक पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में और खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। गैस देखिए दोस्तों, गैस के बुनियादी ढांचा में विस्तार और स्थानीय शहर गैस वितरण COD नेटवर्क के विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस, पसंदीदा परिवहन ईंधन CNG और घरों में खाना पकाने के ईंधन PNG। चलिए हम लोग PNG के रूप में
उभर पीएनजी के रूप में उभर रहा है दोस्तों। भारत में प्रमुख गैस भंडार मुंबई हाई और अन्य संबंध क्षेत्र और पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, जिनको खंबात बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र संपूरित कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? संपूरित करते हैं। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की गई है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा मानचित्र के सहारे से समझ लेते हैं पहले दोस्तों। चलिए देखिए, आणविक केंद्र है दोस्तों, लाल वाला जो जितना देगा ये सब कल्पक्कम दोस्तों, ये सब परमाणु ऊर्जा। आणविक मतलब परमाणु ऊर्जा का केंद्र दोस्तों। केगा देखिए आपका ये आणविक केंद्र है, फिर तारापुर आपका आणविक केंद्र है, फिर काकरापारा भी आणविक केंद्र है दोस्तों, रावत भाटा भी आणविक केंद्र है, नरोरा ये भी आणविक केंद्र है आपका। मतलब परमाणु ऊर्जा के लिए ये तैयार किया जाता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखिए, तापीय ये ब्लैक वाला जो रेड चिन्ह दिया गया, ये तापीय ऊर्जा का संकेत है। नवेली देखिए आपका तापीय ऊर्जा है। तूतीकोरिन जो है ये भी आपका जो है तापीय ऊर्जा का संकेत कर रहा है। इंदौर भी है दोस्तों, विजयवाड़ा भी है, कोट्टागुंडम भी है दोस्तों, रामागुंडम भी है, चंद्रपुर भी है और कोरडी दोस्तों, ये भी आपका तापीय विद्युत केंद्र है दोस्तों। सतपुड़ा भी आपका तापीय में आता है। फिर भूसावल भी आता है दोस्तों, नासिक भी आता है, उड़न भी आता है, ये सब तापीय में आता है। परवली अहमदाबाद दोस्तों देखिए, फिर वानकवाड़ी, असारावती, ध्रुवन ये सब तापीय में आ रहा है दोस्तों। दिल्ली में भी है दोस्तों, फरीदाबाद में तापीय विद्युत केंद्र है। परीक्षा, सिंगरौली, रिहंद, अमरकंटक दोस्तों, कोरबा ये सब तापीय विद्युत केंद्र। तलचर में भी तापीय है दोस्तों, चंद्रपुरा में भी है, संताल डी में, कोलकाता में दोस्तों ये सब तापीय केंद्र। दुर्गापुर भी है, बरौनी भी है दोस्तों। अब बोगाई गांव दोस्तों, बोगाई गांव भी आपका तापीय केंद्र के अंदर आता है। नामरूप दोस्तों ये भी आपका तापीय विद्युत केंद्र है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हाजीरा विजयपुरा जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और बेसिन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत में विभिन्न उर्वरक और बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा है दोस्तों। इन गैस पाइपलाइनों ने भारतीय गैस बाजार के विकास को गति प्रदान की है। कुल मिलाकर भारत के गैस बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़ाकर 18,500 किलोमीटर तक है दोस्तों। 10 गुना से अधिक हो रहा है और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में सभी गैस स्रोतों और उपभोक्ता बाजारों को जोड़कर गैस ग्रिड के रूप में जल्द ही 34,000 किलोमीटर से अधिक तक पहुंचने का संभावना है दोस्तों। विद्युत देखिए, आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है दोस्तों। कि क्या माना जाता है? विकास का सूचकांक दोस्तों। विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है। पहले देखिए, पहला प्रकार दोस्तों प्रवाही जल से जोड़ो हाइड्रो टरबाइन चलाकर दोस्तों, प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। दूसरा प्रकार देखिए, अन्य ईंधन जैसे कोयला हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। क्रियाकलाप देखिए, कुछ नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताएं। इन नदियों पर बने बांधों के नाम लिखिए दोस्तों। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरणीय योग संसाधन है दोस्तों। क्या है? नवीकरणीय योग संसाधन।
भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। भारत में जो है अनेक उद्देशीय परियोजनाएं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, जैसे भाखड़ा नागर, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपली हाइडल। दोस्तों कोपली हाइडल परियोजना ताप विद्युत कोयला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह और नवीकरणीय योग्य जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। दोस्तों अपने राज्य के ताप विद्युत गृह की जानकारी एकत्र कीजिए और तथा उसमें प्रयुक्त ईंधन के नाम भी लिखिए। दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों गैर परंपरागत से ऊर्जा संसाधन देखिए। दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्मी ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया। दोस्तों गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा इसकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न करता है। अंततः नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, दोस्तों ये देखिए नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है, VVI पॉइंट है दोस्तों, ये सब याद रखिएगा एकदम। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है। दोस्तों ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। भारत धूप और जीव भार साधनों में समृद्ध है। भारत जो है धूप, जल तथा जीव भार साधनों में समृद्ध है। भारत में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु बृहद कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। दोस्तों परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा देखिए, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। दोस्तों परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। यूरेनियम देखिए झारखंड में, तो थोरियम आपका राजस्थान में पाया जाता है। दोस्तों का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत, केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में थोरियम की मात्रा अधिक है। दोस्तों भारत में मानचित्र पर 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अवस्थिति दिखाई गई है तथा उनके राज्यों के नाम ज्ञात करें और जिनमें ये अवस्थित कहाँ है। सौर ऊर्जा देखिए, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। दोस्तों भारत कैसा देश है? उष्णकटिबंधीय। दोस्तों VVI पॉइंट है। दोस्तों याद रखिए, भारत कैसा देश है? उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा प्रयोग से ग्रामीण के घरों में उपले तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद की पर्याप्त आपूर्ति होगी। दोस्तों ये देखते हैं हम लोग सौर ऊर्जा संचालित इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध परीक्षण उपकरण देखिए। दोस्तों सौर ऊर्जा से चल रहा है। दोस्तों भारत में नए स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के बारे में जानकारी एकत्रित करें। पवन ऊर्जा देखिए। दोस्तों भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं है। दोस्तों भारत में पवन ऊर्जा
फॉर्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल में मदुरई तक अवस्थित है दोस्तों। भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फॉर्म हैं दोस्तों। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। देखिए ये आपका पवन ऊर्जा केंद्र है दोस्तों। पवन चक्की नागरकोइल का है दोस्तों। इसे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है दोस्तों। बायोगैस देखिए दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होता है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी, तेल और उपलों व चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में दोस्तों। एक जो है ऊर्जा के रूप में, दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में दोस्तों। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है दोस्तों। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलो मतलब गोबर है दोस्तों। उपलो लकड़ी को जलाने से होने वाली वृक्षों के नुकसान को रोकता है दोस्तों। ये देखिए आपका बायोगैस संयंत्र है दोस्तों। सबसे इसमें डाल दीजिए, सड़ जाएगा, इससे गैस बनेगा दोस्तों। ज्वारीय ऊर्जा देखिए दोस्तों, महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। महासागरीय तरंगों का दोस्तों सक्रिय खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बांध बनाए जाते हैं और उच्च ज्वार में इस सक्रिय खाड़ीनुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में रह जाता है और बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है। तो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है दोस्तों। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिम तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न आदर्श दशाएं उपस्थित है दोस्तों। देखिए भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। देखिए भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में है। भूतापीय ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी परगामी ढंग से तप्त होती जाती है। जहाँ भूतापीय प्रवणता अधिक होती है, वहीं उथली गहराई पर अधिक तापमान पाया जाता है। उथली गहराई पर दोस्तों अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से उष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है और यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है और पृथ्वी की सतह की ओर उठता है तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है।
इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं दोस्तों, जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई है। एक तो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है दोस्तों, और दूसरा लद्दाख में पुआ घाटी में स्थित है दोस्तों भूतापीय ऊर्जा दोहन दोस्तों, VBI है दोस्तों, याद रखिएगा। पहला कहाँ, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है और दूसरा लद्दाख के पुआ घाटी में स्थित है। चलिए ऊर्जा संसाधन का संरक्षण देखते हैं। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है दोस्तों। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रत्येक सेक्टर यानी कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है दोस्तों। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है दोस्तों। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण के प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार हैं दोस्तों। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पमत ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है दोस्तों। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्वक उपागम अपनाना होगा। उदाहरणार्थ एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके जब प्रयोग ना हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। जिससे आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है दोस्तों। चलिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। चलिए अब कुछ क्वेश्चन बचा है उसको देखते हैं। अभ्यास प्रश्न है 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन होगा दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग उसको। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थों के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है दोस्तों। मतलब जब आप उसको निकालिएगा तो भारी रहेगा दोस्तों, और उसे जलाइएगा तो बहुत हल्का हो जाएगा। तो ये आपका कोयला है दोस्तों। क्या है? कोयला। चलिए झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित किस खनिज के लिए अग्रणी है दोस्तों? तो अब्रक के लिए। किसके लिए? अब्रक के लिए दोस्तों। तीसरा देखिए, चट्टानों में से किस चट्टान स्तरों में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है दोस्तों? ये आग्नेय चट्टान है दोस्तों। चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण होता है? आग्नेय चट्टानों में दोस्तों। मोनाजाइट रेत निम्नलिखित कौन सा खनिज है दोस्तों? थोरियम मोनाजाइट खनिज है दोस्तों। चलिए आप लोग यहाँ से आपका संक्षेप में क्वेश्चन दिया गया, ये सब लिखने डिस्क्रिप्टिव है दोस्तों, लिखने का क्वेश्चन है। इसलिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया साथियों। अब आप लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 आपका विनिर्माण उद्योग है दोस्तों। आगे वीडियो में इसको लाया जाएगा दोस्तों। आप भाई बहनों से गुजारिश है आप लोग वीडियो देखिएगा, तो आपके वीडियो लाइक बना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को नीचे कमेंट भी कीजिए दोस्तों, कैसा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है दोस्तों। धन्यवाद।